पागल पति का खौफनाक राज। मेरी शादी 30 साल के एक पागल लड़के के साथ हो चुकी थी, जो दिन भर बच्चों की तरह चिल्लाता रहता। मैं हर वक्त उसी की सेवा करने में लगी रहती, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मौसी ने बड़ी ही चालाकी के साथ मेरी शादी उस पागल के साथ कर दी थी। एक दिन मेरा पागल पति खिलौनों की जिद करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं खिलौने लेने बाजार पहुंची, तभी मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। आँख खुली तो मैं अस्पताल के एक वार्ड में गंभीर हालत में पड़ी थी और मेरी टांग पर भारी भरकम चोट पहुंच गई थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी उठने की। मैं मन ही मन अपने पागल पति को कोस रही थी, क्योंकि उसी की वजह से मेरी ये हालत हुई थी। यह सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी एक डॉक्टर तुरंत भागता हुआ आया और मेरा इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे मैंने धुंधली आंखों से उस डॉक्टर का चेहरा देखा तो मेरे पूरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह तो मेरा कुछ कहानियाँ रोने से नहीं, चुप्पी से शुरू होती है। मेरी कहानी भी वैसी ही है। मेरा नाम दीपिका है। मैं जब भी आईने में खुद को देखती तो मुझे अपना बचपन याद नहीं आता, बल्कि एक खालीपन याद आता। ऐसा खालीपन जो माँ की गोद से नहीं, बल्कि उसकी कमी से पैदा होता है। मेरे माँ बाप बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे, इतना पहले कि मुझे यह भी याद नहीं कि उन्होंने मुझे कभी पुकारा भी था या नहीं। उनकी आवाज़, उनका चेहरा, उनका स्पर्श, सब कुछ मेरे लिए सिर्फ लोगों की बातों में जिंदा था। लोग कहते थे कि वे मुझे बहुत प्यार करते थे, कहते थे कि मैं उनकी जान हूँ, लेकिन किस्मत ने मुझे उस प्यार को जीने का मौका नहीं दिया। एक हादसा हुआ और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। एक अकेली इतनी कि रिश्तों का मतलब ही भूलने लगी। उसी वक्त मेरे मौसा ने मुझे अपने घर ले आने का फैसला किया। उन्होंने कहा था कि अब तू हमारी बेटी है। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर जमी हुई ठंड को थोड़ा पिघलाया था। मुझे लगा था कि शायद अब मुझे भी कोई अपना मिल गया है। मौसा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरा भरोसा और गहरा हो गया। मुझे लगा कि उनका घर मेरा घर बन जाएगा। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चलता रहा। मूसा जब घर पर होते तो मुझसे प्यार से बातें करते, मेरी पढ़ाई, मेरा खाना सब पूछते। लेकिन घर की असली हवा तब चलती जब वे बाहर होते, और उस हवा में स्नेह नहीं, सिर्फ शक्ति थी। मेरी मौसी के लिए मैं बेटी नहीं थी, मैं एक जिम्मेदारी थी जिसे ढोया जा रहा था। उनके चेहरे पर मेरे लिए कभी मुस्कान नहीं होती थी। उनके शब्द आदेश होते। सुबह से रात तक काम काम और सिर्फ काम। घर के हर कोने में मेरी मेहनत थी, मगर उस मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। अगर कभी थक कर बैठ जाती तो ताना मिलता, अगर जरा सी गलती होती तो अपमान। उनके शब्दों में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल हूँ। मूसा के सामने वे शांत रहती, मगर उनके जाती घर पर फिर से मेरा इम्तिहान लेने लगता। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन डरती थी। डर इसलिए नहीं कि कोई सुनेगा नहीं, बल्कि इसलिए कि सुन लिया गया तो मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी। मैं अंदर ही अंदर टूटती रही। रात को चुपचाप रोना मेरी आदत बन गया। आंसू पोंछकर खुद से कहना कि बस थोड़ा और सह लो। फिर एक दिन मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ रही तो पूरी तरह ख़त्म हो जाऊंगी। मैं जवान हो चुकी थी, मेरे अंदर भी जीने की चाह थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं किसी और के रहमो करम पर नहीं रहूंगी। मैं अपने चाचा के घर जाने का सोचने लगी। वे मेरे पिता के सगे भाई थे। मुझे लगा कि खून का रिश्ता शायद मुझे इंसान समझेगा। इसी वजह से मैं बिना बताए वहां पहुंच गई। दरवाज़ा मेरे कजिन ने खोला। चाचा चाची घर पर नहीं थे। उसकी नज़रें मुझ पर ठहर गई। उस नज़र में अपनापन नहीं था। उसकी मुस्कान ने मुझे असहज कर दिया। उसने जो बातें कही वे सुनने में सामान्य थी, मगर उनके पीछे की नीयत साफ थी। जब उसने कहा कि डर लगे तो मैं उसके कमरे में आ सकती हूँ, तब मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ भी सुरक्षित नहीं हूँ। औरत को समझाने की जरूरत नहीं होती, वह नज़र से ही सब पहचान लेती है। मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुकी, बहाना बनाया और तुरंत बाहर निकल आई। सड़क पर चलते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा असली संघर्ष बाहर नहीं बल्कि अंदर है। सवाल यह नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, सवाल यह था कि कहाँ मैं। क्या मैं खुद के लिए खड़ी हो पाऊंगी या नहीं। रास्ते में चलते हुए मेरे पैर जैसे मेरा साथ छोड़ चुके थे। कभी आगे बढ़ते, कभी रुक जाते। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और दिल के अंदर एक अनजाना डर बैठ गया था। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस दुनिया में सच में मेरा कोई नहीं। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं पूरी ज़िंदगी दूसरों की दया पर जीऊँ। मैं इतनी बेसहारा क्यों हूँ। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, बस थकान थी और टूटन थी। उसी हालत में मैं वापस अपने पुराने ठिकाने मौसी के घर लौट आई। लेकिन इस बार हालात पहले से भी ज़्यादा भारी थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सच में इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। घर पर पहुंची तो शरीर तो वहाँ था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। मैं अपने बिस्तर पर बैठी आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक घर में शोर मच गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे, आवाज़ें गूंज रही थी। फिर वो खबर आई जिसने मेरी सांसें रोक दी। मेरे मौसा अब दुनिया में नहीं रहे थे। एक हादसे में अब उनका भी देहांत हो गया।
ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी ज़िंदगी एक बार फिर टूटकर बिखर गई हो। मौसा मेरी आखिरी उम्मीद थे। वे ज़्यादा वक्त मेरे साथ नहीं रहते थे, लेकिन अगर कभी मुझे सच में मदद की ज़रूरत होती तो वे कभी मना नहीं करते। मुझे लगता था कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मौसा मेरा साथ देंगे, लेकिन अब वे भी ना रहे। मौसा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। अब मौसी के गुस्से को रोकने वाला कोई नहीं था। जो नफरत और कड़वाहट उनके अंदर थी, वह सब कुछ मुझ पर निकलने लगी। मैं जानती थी कि वे पहले भी मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन कम से कम मौसा के सामने कुछ तो लिहाज रखती थी। अब वह भी ख़त्म हो गया था। उनके लिए मैं अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी। अब धीरे धीरे दिन ब दिन उनका बर्ताव और कठोर होता गया। वे हर वक्त मुझे ताने देती कि मैं मनहूस हूँ। कहती कि मेरे माँ बाप के बाद अब उनके पति भी मेरी वजह से चले गए हैं। उनके मुताबिक जिस दिन मैं उनके घर आई थी, उसी दिन से उनकी परेशानियाँ शुरू हो गई थी। घर का सारा काम अब मेरी जिम्मेदारी था। सुबह से लेकर रात तक मैं लगातार काम करती रहती। बर्तन, फर्श, कपड़े, बाजार, सब कुछ मुझे करना होता। अगर किसी काम में थोड़ी सी भी कमी रह जाती तो मौसी चिल्लाती, गालियाँ देती और कई बार हाथ भी उठा देती। मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रातें मेरे लिए सबसे मुश्किल होती थी। बिस्तर पर लेटकर मैं घंटों रोती रहती। मेरे आंसू तकियों में समा जाते, लेकिन उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं था। मैं अक्सर सोचती कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती, क्या मुझे भी प्यार और सुरक्षा मिलती। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। मूसा के जाने के बाद मैं खुद को पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगी। पहले लगता था कि अगर ज़्यादा सहन नहीं कर पाऊंगी तो कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन अब मेरे सामने कोई रास्ता भी नहीं बचा था। चाचा के घर का अनुभव मुझे आज भी डराता। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। वक्त इसी तरीके से गुजरता जा रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मैं खुद को एक ऐसी पुरानी चीज़ समझने लगी जो किसी कोने में पड़ी हो और जिसकी किसी को ज़रूरत ना हो। फिर मैंने मौसी की ज़िंदगी में एक नया बदलाव देखा। अब वह अक्सर फ़ोन पर किसी से बातें करने लगी थी। कभी मुस्कुराती, कभी धीमी आवाज़ में बातें करती। धीरे धीरे वह आदमी हमारी ज़िंदगी में दिखने लगा। पहले किसी काम के बहाने, फिर बिना झिझक। मौसी जो हमेशा सख्त रहती थी, अब बदलने लगी। वे सजने संवरने लगी। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। घर का माहौल भी बदल गया। मुझे समझ में आने लगा कि वह उस आदमी से शादी करना चाहती हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन उनके रास्ते में एक ही रुकावट थी, वो थी मैं। मेरे रहते वह अपनी नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती थी। शायद उन्हें डर था कि मैं उनसे जवान हूँ। शायद यह भी कि वह आदमी मेरी तरफ न देखने लगे। यही वजह थी कि उन्होंने मुझे अपने रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने जल्दबाजी में मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे सोचने का मौका ना मिला। हैरानी की बात यह थी कि जिस घर में मेरा रिश्ता तय किया गया वह बहुत अमीर और इज्जतदार था। ज़मीन जायदाद वाले लोग थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मौसी मेरे लिए ऐसा घर चुनेगी। शायद वे बस मुझे जल्दी से घर से निकालना चाहती थी। जब उन्होंने लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैं और भी चौंक गई। वो बहुत हैंडसम था। पहली बार मुझे लगा कि शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। शादी की तैयारियां बहुत कम समय में पूरी हो गई। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी थी और फिर मेरी शादी हो गई। सब कुछ एक सपने की तरह बन गया और मैं नए घर में पहुंच गई। वह घर बहुत बड़ा था। हर तरफ अमीरी और रुतबे की झलक थी। शादी के बाद मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। आईने में मैं दुल्हन बनी हुई खुद को देख रही थी। मैंने अपने पति को अभी तक ठीक ढंग से देखा भी नहीं था। बस इतना जानती थी कि वह अच्छा दिखता है। मैं अपने कमरे में बैठी थी, एक नए सफ़र की शुरुआत पर। मुझे लगा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी बदलेगी। इस घर में दौलत थी, इज्जत थी और सब लोग भी अभी तक मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। सास, ससुर, ननंदे, देवर सब कहते कि मैं उनके लाडले बेटे वरुण की पत्नी हूँ। उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। उनकी बातों ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस घर को अपना बना लूँगी, चाहे हालात जैसे भी हो। लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। कभी लगता था कि सब ठीक हो जाएगा और कभी डर लगता कि कहीं मेरे पास कुछ फिर गलत ना हो जाए। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा दूल्हा अंदर आने वाला था। मेरी ज़िंदगी का अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि जब किस्मत ने अब तक कुछ अच्छा नहीं दिया तो आज अचानक कैसे दे देगी। शायद मैं यही सोच मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं नई नवेली दुल्हन की तरह सजी उस कमरे में बैठी थी जहाँ हर चीज़ नई थी, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी घबराहट भरी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी फिर से कोई अजीब खेल खेलने वाली है। मैं जो थोड़ी देर पहले तक ये मान बैठी थी कि शायद अब हालात बदल जाएंगे, शायद इस बार मेरी ज़िंदगी सही मोड़ ले लेगी, वह सारी उम्मीदें एक पल में हिलने लगी। वही इंसान था जिसकी तस्वीर देखकर मैं संतुष्ट हुई थी, जिसका चेहरा, उसका पहनावा, सब कुछ ऐसा था। मुझे लगा था कि मेरी तकदीर शायद इस बार मुझ पर मेहरबान हो गई है।
जब वह कमरे में आया तो मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। एक हल्की सी खुशी भी महसूस हुई, लेकिन ये एहसास ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। जैसे ही वो मेरे पास आया, मुझे कुछ अजीब लगने लगा। वह किसी आम दूल्हे की तरह बात नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर न झिझक थी और ना खुशी और ना कोई अपनापन। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे मुझे देख ही ना रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह शर्मीला है, शायद नया रिश्ता है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी उसका व्यवहार और अजीब हो गया। वह बिना वजह अपने हाथों को अजीब ढंग से हिलाने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। फिर उसने अपना सिर बार बार हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कोई बात उसे अंदर अंदर परेशान कर रही हो। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह बोलने लगा, लेकिन उसके बाद किसी समझदार इंसान जैसे नहीं थे। वह बार बार एक ही बार कर रहा था, उसे मूसा के पास जाना है, उसे मूसा चाहिए। मूसा कहाँ है? उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। अब वह किसी जिद्दी बच्चे की तरह रोने लगा था। कभी हाथ पटकाता, कभी जमीन पर पैर मारता, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती यहाँ रोक लिया हो। मैं पूरी तरह सुन रह गई थी। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और वहाँ मुझे किसी बड़े आदमी की समझ नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत दिखी। उसका आभाव, उसकी आवाज़, सब कुछ अलग था। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसकती महसूस हो रही थी। मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरा गला सूख गया था और शरीर जैसे सुन्न हो गया था। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और घर के कुछ लोग मेंबर कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे सब पहले से जानते हो कि यहाँ क्या होने वाला है। उनमें से एक ने मुझे देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, वरुण की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती, थोड़ा वक्त लगेगा और वह ठीक हो जाएगा। उनके शब्द सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। उनकी आवाज़ में चिंता नहीं थी, बल्कि ऐसा भरोसा था जो मुझे अंदर से डरा रहा था। वरुण की हालत कोई मामूली बीमारी जैसी नहीं लग रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे देखकर दिल खुद ब खुद घबरा जाए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वह रोता चिल्लाता हुआ उनके साथ बाहर चला गया। कमरे में अब सिर्फ मैं थी। मैं बिस्तर पर बैठ गई, जैसे शरीर में जान ना बची हो। आंखों में आंसू थे, लेकिन रोने की ताकत ना बची। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। बार बार यही सवाल उठ रहा था कि मेरे साथ अब क्या होगा। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरी मौसी ने इतने अच्छे घर में मेरा आखिर रिश्ता क्यों किया था। ये मेरी भलाई के लिए नहीं था, बल्कि मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए था। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी ज़िंदगी किस अंधेरे में चली जाएगी। मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर चुकी थी जो सामान्य पति की तरह न प्यार दे सकता था, न सहारा। अब मेरे पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। शादी के बाद मौसी ने मुझसे हर रिश्ता तोड़ लिया। मैं पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी। अगले कुछ दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने दिन बन गए थे। वरुण की हालत धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगी। वह सिर्फ मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं था, बल्कि उसे अचानक गुस्से के भयानक दौरे भी पड़ते थे। कभी वह जोर से चिल्लाने लगता, कभी दीवारों पर हाथ मारता और कई बार चीज़ें तोड़ देता। मुझे पता चला कि यह सब नया नहीं था, यह उसकी पुरानी हालत थी, जो कभी ठीक होने वाली नहीं थी। जिस सच्चाई मेरे दिल को अंदर से तोड़ती जा रही थी। अब मैं एक ऐसी शादी में फंस चुकी थी जहाँ ना प्यार की उम्मीद थी, ना खुश रहने का कोई सपना। सबसे दर्दनाक बात तो यह थी कि मैं चाहकर भी कहीं जा नहीं सकती थी। मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई ऐसा अपना जो मुझे सहारा दे सके। मुझे यह भी पता चला कि वरुण के घरवाले पहले किसी और शहर में रहते थे, लेकिन वहाँ लोग उनकी बातों पर सवाल उठाने लगे। 4 महीने पहले उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी और इतनी जल्दी दूसरी शादी होने पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। इसी वजह से वे शहर छोड़कर यहाँ आ गए। अब मैं एक ऐसे घर में थी जहाँ सब कुछ था, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं था। पहले भी मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक नहीं था और अब भी नहीं था। यह एहसास मुझे अंदर से खाए जा रहा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन किसके सामने? मेरी तकदीर जैसे मेरे हाथों से पूरी तरह निकल चुकी हो। बस एक ही बात थोड़ी राहत देती कि घर की बाकी औरतें मेरा ध्यान रखती। मेरी सास, ननंद, जेठानी मुझसे अच्छे से बात करती। वे मुझे समझाती कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। वे बार बार कहती कि 2-4 महीनों की बात है। मैं हैरान होती कि 2-4 महीनों में कोई ऐसी हालत से कैसे ठीक हो सकता है। उनकी उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई कठोरता नहीं थी। उस एक रात मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। बुखार से शरीर तप रहा था और दिमाग बोझिल हो चुका था। पूरी रात मेरी सास मेरे सिरहाने पर बैठी रही, कभी माथे पर हाथ रखती, कभी पानी पिलाती। मेरी ननंद मेरे हाथ पैर दबाती रही ताकि मुझे आराम मिले। मेरी जेठानी बार बार रसोई में गर्म सूप बनाकर लाती रही। उस घर में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई बिना स्वार्थ के मेरा ख्याल रख रहा है। उस पूरी रात वरुण कहीं दिखाई नहीं दिया। वह कहाँ चला जाता किसी को ठीक से पता नहीं होता। सुबह जब मैंने पूछा तो मेरी सास ने बड़े सामान्य ढंग से कहा कि हमने उसके लिए एक जगह बना रखी है जहाँ वह खुद को व्यस्त रखता है, ताकि तुम्हें ज़्यादा परेशान ना करे। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। मेरे मन में हजार सवाल थे। मैं पूछना चाहती थी कि आप लोगों ने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? शादी से पहले ही बता देते कि उसकी हालत क्या है।
लेकिन फिर जब मैं उनके चेहरे पर अपने लिए चिंता और अपनापन देखती तो शब्द मेरे गले में अटक जाते। मैं खुद को समझा लेती कि शायद ज़िंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। अगर किस्मत ने अच्छे लोग दे दिए हैं तो शायद यही काफ़ी है। कम से कम कोई मुझे अपमानित तो नहीं करता, कोई मुझे खाने से नहीं रोकता, कोई मुझ पर हाथ तो नहीं उठाता। मेरी रातें रोते रोते नहीं गुजरती, बस खामोशी से कट जाती। मेरी आंखों में आंसू नहीं गिरते, लेकिन दिल भी खुश नहीं था। खुश होने और दुखी होने के बीच कहीं मैं अटक गई थी। कई दिन बीत चुके थे और अब मैंने खुद को इस सच्चाई के साथ जीने के लिए धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दिया था, और यही मेरी अब ज़िंदगी बन चुकी थी। शुरुआत में ये सोचना भी मुश्किल लगता था कि मैं वरुण के साथ पूरी उम्र कैसे बिताऊंगी, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा कि अगर मैं हर वक्त डर में जीती रही तो शायद हालात और बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैंने तय कर लिया कि जितना हो सके हालात को समझने की और संभालने की कोशिश करूंगी। वरुण ज़्यादातर समय अपने कमरे में रहता या फिर घर वालों के पास बैठा रहता। मैं सबसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती। मुझे उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा हो चुका था। वह कभी छोटे बच्चों जैसी हरकतें करता, कभी अचानक चिल्लाने लगता। इसी वजह से मैंने दूरी बनाए रखने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन एक दिन काफ़ी समय बाद मेरा सामना उससे हो ही गया। वह अकेला बैठा था और किसी एक जगह घूर रहा था। जैसी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह थोड़ा घबरा गया। उसके हाथ बेचैनी से हिलने लगे, पैर जमीन पर रखने लगे, उसकी आंखों में इधर उधर देखने लगी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि बिना कुछ कहे वापस चली जाऊं, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। मैं चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने देखा कि वह किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, जैसे उसे किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत हो, लेकिन वह बता नहीं पा रहा हो। मैंने बहुत नरमी से उससे पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि अगर वह बताएगा तो मैं ला दूंगी। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वह तय कर रहा हो कि मुझ पर भरोसा किया जाए या नहीं। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ गई। उसने खुशी से कहा कि उसे बहुत सारे खिलौने चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। मैंने दोबारा पूछा कि खिलौने, तो उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा कि बहुत सारे खिलौने। बाजार से मेरा दिल भारी हो गया। वो आदमी जो मेरी ज़िंदगी का साथी था मुझसे बच्चों जैसी मांग कर रहा था। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने उसकी बात ना सुनी तो शायद वह गुस्से में आ जाए। इसलिए मैंने खुद को संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा कि मैं ले आऊँगी। ये सुनते वो खुश हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी पसंद की चीज़ मिलने पर खुश होता है। फिर उसने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए मेरी ओर बढ़ा दिए। उसने कहा कि इन्हीं पैसों से खिलौने ले आना। मैंने पैसे पकड़ लिए। उस पल मैंने सोचा कि अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से वह शांत रहता है तो उसमें बुराई क्या है। मैं बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे घर की दहलीज पर पार की, मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। बाहर की दुनिया मुझे अलग लग रही थी, जैसे बहुत समय बाद मैंने खुद हवा में सांस ली हो। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि यह कुछ पल की आज़ादी है जो मुझे नसीब हुई है। चलते चलते मैं सोचने लगी किस तरह के खिलौने खरीदूंगी, साधारण बच्चों वाले खिलौने या कुछ अन्य, या टिकाऊ खिलौने। मैंने तय किया कि मैं अच्छे खिलौने खरीदूंगी ताकि वरुण खुश हो सके। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे बहुत करीब आ गई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। एक तेज़ आवाज़ आई, जैसे कुछ ज़ोरों से टकराया हो। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा। अगले ही पल अंधेरा छा गया। जब मैंने आंखें खोलने की कोशिश की तो हर चीज़ धुंधली दिखाई दे रही थी। आवाज़ें दूर दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे मैं किसी गहरे कुएं के अंदर पड़ी हूँ। मुझे बस इतना एहसास था कि मेरी ज़िंदगी एक बार फिर किसी अनजाने मोड़ पर आकर खड़ी थी, और मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। हल्की सी फुसफुसाहट, किसी के चलते कदमों की आहट और दूर से आती मशीन की ये लगातार बीप आवाज़, इन सब के बीच मेरा सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें बहुत भारी थी। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि हिलने का मन नहीं हो रहा था। मेरे पैर में तेज दर्द उठ रहा था और पूरे बदन में एक अजीब सी जकड़न थी, जैसे कहे कहीं गहरी चोट लग गई हो। थोड़ी बाद मैंने हिम्मत करके चारों तरफ देखा। सफ़ेद दीवारें थी, सफ़ेद चादर से ढका बिस्तर और हाथ में लगी हुई ट्रिप। तभी मुझे समझ में आया कि मैं अस्पताल में हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। दिमाग जैसे धुंध में डूबा हुआ था, यादों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर बात जो साफ याद थी वह यह थी कि बाजार जा रही थी वरुण के लिए खिलौने लेने। फिर अचानक तेज गाड़ी, क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया? ये ख्याल आते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने घबराहट आसपास देखा, लेकिन कोई जान पहचान चेहरा नजर नहीं आया। उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे यहाँ कोई अकेला छोड़ दिया गया हो। न कोई अपना था, न कोई सहारा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या घर वालों को मेरे एक्सीडेंट की खबर दी गई होगी? क्या वरुण को पता चला होगा? क्या वह मेरा इंतज़ार करता होगा, या फिर उसे कुछ भी नहीं मालूम? मैं खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी, जिसे मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में अजीब सा हुक्म था।
वह किसी से कह रहा था कि इस मरीज को मेरे साथ अकेला छोड़ दो। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। ये कौन था और क्यों मुझे लेकर ऐसा कैसे कह रहा था? फिर नर्स की आवाज़ सुनाई दी, जो सख्त और सतर्क थी। उसने कहा, यह मुमकिन नहीं। मरीज एक जवान लड़की है और वह किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। नर्स की बात सुनकर मेरा और डर बढ़ गया। लेकिन उस आदमी की अगली बात ने जो जैसे मेरी रूह कपा दी। उसने कहा, ये उसका काम है और वह सब संभाल लेगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गई। मैं हिलना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। दरवाज़ा खुला और मैंने डर और मजबूरी के बीच आंखें उठाई। मैंने मन ही मन एक अजनबी खौफनाक डॉक्टर की कल्पना कर ली थी। लेकिन जैसे मेरी नज़र अंदर आए शख्स पर पड़ी तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि वरुण था। एक पल के लिए मुझे लगा मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये कैसे हो सकता था? वह यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो मानसिक रूप से कमज़ोर था, बच्चों जैसी हरकतें करता था। मैंने झटके से सिर हिलाया, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। तभी वरुण तेजी से आगे बढ़ा और उसने मुझे संभाल लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरी समझ और गंभीरता थी। यह वही वरुण नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था जब उसने कहा कि बेहोश मत होना, मैं यहाँ हूँ, मैं वरुण हूँ, तुम्हारा पति। मैं हैरानी से उसे देखती रही, कांपती आवाज़ में बस इतना कह पाई कि आप यहाँ कैसे? और आप तो। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बताया कि वह डॉक्टर है। उसने जानबूझकर मुझे खिलौने लेने भेजा था ताकि मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर हूँ। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने बताया कि जैसे उसे खबर मिली वह तुरंत अस्पताल पहुँच गया। मुझे यहाँ घायल हालत में लाया गया। मेरे पैरों पर चोट लगी थी, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। कुछ दिनों तक चलना मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। जिस आदमी को मैं मानसिक रूप से असहाय समझ रही थी, वह मेरे सामने एक समझदार और जिम्मेदार इंसान के रूप में खड़ा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये सब क्या था? सच क्या था और झूठ क्या था? वरुण ने बड़े स्नेह से मेरे माथे पर हाथ रखा, जैसे मुझे भरोसा दिला रहा हो कि अब मैं सुरक्षित हूँ। फिर उसने कहा कि घर चलो, वहाँ जाकर वह मुझे हर सवाल का जवाब देगा। उसने बहुत संभल कर मुझे उठाया, सहारा दिया और अपनी गाड़ी तक ले गया। उसके हर कदम में फिक्र और अपनापन साफ नजर आ रहा था। घर पहुंचकर भी उसका वही ध्यान बना रहा। उसने मुझे कमरे तक पहुंचाया और आराम से बिठाया। फिर वह मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे कोई बड़ा राज खोलने वाला हो। उसने कहा कि अब मुझे सब कुछ बताएगा। मैंने उसकी ओर देखा। वरुण ने गहरी सांस ली, जैसे वह खुद को संभाल रहा हो। उसकी आंखों में तनाव साफ झलक रहा था। फिर उसने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में बोलना शुरू किया, दीपिका, जो कुछ तुमने अब तक देखा वो सच का सिर्फ एक हिस्सा था। पूरा सच इसमें कहीं ज्यादा जटिल है। मैं चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वरुण ने कहना जारी रखा, मेरा परिवार पहले बहुत असरदार था। हमारे पास जमीनें थी, इज्जत थी और गांव कस्बों में हमारी बात मानी जाती थी। लेकिन यही ताकत कुछ लोगों को चुभने लगी। मेरे पिता के फैसलों से कई लोगों को नुकसान हुआ और वही लोग बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। वह कुछ पल रुका, जैसे यादें भारी हो गई हो। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे केस करवाए, धमकियां मिली, यहाँ तक कि मुझ पर हमला भी हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि मैं बच तो गया हूँ, लेकिन दिमाग पर असर पड़ा है। बाहर से मैं ठीक दिखता हूँ, लेकिन अगर किसी को शक हो जाए तो मैं पूरी तरह सामान्य हूँ, तो वे लोग दोबारा मुझे निशाना बना सकते हैं। मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। उसने आगे कहा, इसलिए मेरे परिवार ने एक खतरनाक फैसला लिया। मुझे कमज़ोर दिखाया, जैसे ऐसा इंसान बनाया गया जिसे कोई गंभीरता से ना ले, ताकि दुश्मन समझे कि अब मैं किसी लायक नहीं रहा। मेरी आंखें फैल गई। तो शादी की रात? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। वरुण ने सिर झुका लिया। वह भी उसी योजना का हिस्सा था। मैं जानबूझकर बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा था, डॉक्टर बनकर नहीं बल्कि एक असहाय इंसान बनकर, ताकि अगर किसी की नज़र मुझ पर पड़े तो उन्हें लगे कि मैं किसी काम का नहीं। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी और डर गई, पर उसके शब्दों में अलग तरह की मजबूती थी। वरुण ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है दीपिका। मैंने उनका पूरा खेल पहले ही खोल दिया है। उसने गहरी सांस ली और जारी रखा, तुम्हें लगता होगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं अकेला नहीं था। मेरे पास उनके खिलाफ इतने सबूत हैं कि वे खुद भी सोच नहीं पाएंगे कि कैसे बचेंगे। मैंने उनकी हर चाल को रिकॉर्ड किया, हर बात को नोट किया और उन सबको कोर्ट में पेश कर दिया है। मेरी आंखों में आश्चर्य और थोड़ी राहत मिली। ये सब कोर्ट में है? मैंने धीरे से पूछा। वरुण ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने जांच में उनकी साजिश की पुष्टि की। उनकी नकली रिपोर्ट्स, झूठे गवाह, पैसों के लेन देन सब कोर्ट में सबूत के रूप में पेश हो चुके हैं। अब अदालत ने भी फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। उनकी आवाज़ में अब डर नहीं था बल्कि एक शांत विश्वास था। अब वे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और तुम्हें उनके डर से नहीं डरना पड़ेगा। अब मुझे पागल बनकर रहने की जरूरत नहीं है दीपिका। अब मैं खुलकर जी सकता हूँ, तुम्हारे साथ जी सकता हूँ बिना किसी डर के। उसने मेरा हाथ पकड़ा और आंखों में सीधे देखा। तुम्हारे लिए मैं अब सिर्फ वरुण हूँ
और तुम्हें मेरे लिए डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। वरुण ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में अफसोस साफ था। तुम इस कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी मौसी बहुत जल्दबाजी में थी, उन्हें बस तुम्हें अपने रास्ते से हटाना था। उन्हें सच नहीं पता था, अगर पता भी होता तो शायद फर्क ना पड़ता। उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें दूर रखना चाहता था दीपिका, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पसंद नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद इस खतरे से बचाना चाहता था। जब तक मुझे यकीन ना हो गया कि अब कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं अवाक बैठी थी। मेरे सामने बैठा वरुण अब न तो मासूम बच्चा लग रहा था, न रहस्य पागल। वह एक ऐसा इंसान था जो अपनी पहचान, अपनी जान और अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को तोड़ चुका था। मैं समझ चुकी थी ये शादी धोखे से बेशक शुरू हुई थी, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा गहरी और खतरनाक थी। मेरी आंखों से खुशी के साथ साथ एक राहत भी थी। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब एक वजह से हुआ, ताकि मैं आज यहाँ सुरक्षित रहूँ। वरुण ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब हम साथ हैं और हमारी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होगी। तुम्हें अब किसी के सामने शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी दोस्त हो, मेरी ज़िंदगी हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक वादा था, एक ऐसा वादा जो कभी टूटने वाला नहीं था। मेरी आवाज़ में हल्की सी काँप थी, लेकिन मैं मुस्कुरा दी। वरुण, मुझे अब डर नहीं लगता। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। उस दिन से हमारे घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। वरुण ने मेरी देखभाल की, मेरे घावों को भरने में मेरा साथ दिया, और धीरे धीरे मैंने उसकी असलियत को समझा। वह कमज़ोर इंसान नहीं था जिसे मैंने पहली बार देखा था, बल्कि एक मजबूत और समझदार और जिम्मेदार पति था, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी पहचान तक बदल सकता था। वरुण और मैं अब एक दूसरे के साथ खुलकर जीने लगे। हमने अपने जीवन को नई शुरुआत दी, अपने रिश्ते को मजबूती दी, और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने का वादा किया। और दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यही है, जब इंसान के पास सच्चा प्यार हो, भरोसा हो और हिम्मत हो, तो मुश्किलों की ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। सच हमेशा जीता है, और प्यार का रास्ता हमेशा अंधेरे से निकाल कर रोशनी तक जाता है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।